जय श्री केदार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योति, आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदार घाटी के खूबसूरत से त्रिजुगी नारायण गांव और त्रिजुगी नारायण मंदिर से दिन के 2:30 बज रहे हैं और आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है त्रिजुगी नारायण मंदिर प्रांगण से। चलो भाई, मंदिर में अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद और अन्य देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद हम नीचे आ गए हैं। और आज मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, बहुत ज़्यादा विवाह समारोह एक ही साथ सामूहिक रूप से मंदिर में चल रहा है। तो त्रिजुगी नारायण ना डेस्टिनी वेडिंग पॉइंट है भाई। तो लोगों का सपना रहता है इस पवित्र स्थान पर शादी करने का। अगले बार भगवान त्रिजुगी नारायण का बुलावा रहेगा तो मैं अपने हस्बैंड जी के साथ जरूर से आऊंगी यहाँ पर दोबारा विवाह बंधन में बनने के लिए, जो कि मेरा बहुत पुराना सपना है कि मैं एक दिन अपने हस्बैंड जी के साथ यहाँ पर दोबारा शादी करूंगी। देखते देखते यहाँ पार्किंग एरिया में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई ना, इतने ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं भारत के अलग अलग कोने से। बाकी यहाँ पार्किंग से ठीक ऊपर की ओर देखिए खूबसूरत सा त्रिजुगी नारायण गांव है और ये गांव ना काफी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है भाई। चलो जी, अब अपनी तैयारी हो गई है ऋषिकेश की ओर निकलने के लिए। त्रिजुगी नारायण गांव में उत्तराखंड की फेमस ब्लॉगर प्रियंका योगी तिवारी जी का घर भी है और यहाँ ठीक ऊपर पे ही उनका होटल भी है भाई। वाली जगह पर रहा जी होटल योगी और सामने से ही वहां जाने का रास्ता है। बाकी इस गांव से केदारनाथ मंदिर के जो पीछे की ऊंची ऊंची हिमालय की पीक्स है ना, वो भी बहुत सुंदर नजर आ रही है। और उन पर्वतों पर देखिए खूब बर्फबारी हो रखी है, साथ ही बादल भी उठ रहे हैं। देखिए यहाँ से नज़ारे बेहद ही सुंदर नजर आ रहे हैं भाई। बाकी यहाँ से ठीक नीचे केदार घाटी में इन पहाड़ों में खूबसूरत से गांव भी नजर आ रहे हैं। ठीक नीचे इस पहाड़ी पर रहा जी किमाड़ा गांव। गांव के बीचों बीच सीढ़ी नुमा खूब सारे खेत हैं और पूरा जंगल का एरिया है साइड साइड से। दोस्तों, मैं केदारनाथ धाम की यात्रा करके भी आ गई और श्री त्रिजुगी नारायण मंदिर में दर्शन भी अच्छे से कर लिए हैं। और रुद्रप्रयाग जिले में यहाँ केदार घाटी में मैंने पहली बार एक्सप्लोर किया और यहाँ पर ना मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। आकर मन को एक अलग ही सुकून और शांति का अनुभव होता है। ऐसे पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थलों में आकर एक अलग ही ऊर्जा की अनुभूति होती है भाई शरीर को। और मुझे ना देवभूमि उत्तराखंड में हर अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना यहाँ यात्रा करने का, वो बहुत ही बढ़िया बेस्ट रहा भाई। नेचर एडवेंचर लवर के लिए तो ये जगह इतनी ज़्यादा बढ़िया है ना घूमने के लायक। साथ ही यहाँ पर जो धार्मिक तीर्थ स्थल है ना, वहाँ पर दर्शन करके ना एक अलग ही वाइब मिलती है भाई। मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो मैं आप सभी को ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जब भी आप ऐसी जगह पर आए ना, तो इधर उधर आसपास की जो जगह है ना, तो वहाँ पर भी जरूर एक्सप्लोर करें। जैसे केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए आए तो श्री त्रिजुगी नारायण में भी दर्शनों की प्राप्ति करें। सोनप्रयाग से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ के जो खूबसूरत से पहाड़ है ना, इनकी सुंदरता आपके मन को मोह लेगी और बार बार आपको ना यहाँ आने पर मजबूर कर देगी भाई। तो भगवान श्री त्रिजुगी नारायण का बुलावा दोबारा रहा तो हस्बैंड जी के साथ भी एक बार यहाँ पर विवाह बंधन में बनने के लिए जरूर से आऊँगी। तो आज बढ़िया बात यह है कि मौसम खुल गया। पिछले 2-3 दिन से मौसम गुमसुम सा था और खूब बारिश पड़ रही थी केदार घाटी में और आज मौसम काफी सुहावना हो गया भाई। हमारा ना स्कूटी से ट्रैवल हो रहा है नीचे ऋषिकेश के लिए, तो बारिश आती तो गड़बड़ सा सीन हो जाता है ना, पूरे भीग जाते हम लोग और सारी तबीयत भी खराब हो जाती। तो अच्छी बात यह है कि मौसम खुल गया, सुहावनी सी धूप भी खिल गई भाई। जी ठीक सामने उस वाली जगह पर रहा जी आरती उत्तराखंडी का घर। ये देखिए, ये उनका घर और घर के पीछे की तरफ पूरा जंगल वाला एरिया है और सामने के पहाड़ों पे देखिए आसमान में
हल्के हल्के बादल फिर से आने लग गए हैं। और देवर जी देखिए मुंह पर शॉल लपेट कर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। एक्टिवा भी रेडी कर रखी है जाने के लिए। आगे बढ़ते हुए हम फिर से रुक गए हैं एक जगह पर और यहाँ से देखिए सामने चौखंबा पर्वत के दर्शन बिल्कुल साफ साफ हो रहे हैं। हल्के हल्के बादल भी वहां पर उठे हुए हैं। बाकी यहाँ से ठीक सामने पे तुरजुगी नारायण गांव पूरा पूरा देखने को मिल रहा है। काफी बड़ा गांव है भाई। बाकी गांव के नीचे की ओर देखिए पूरा ना सीढ़ी नुमा खेत है और ज्यादातर बांज बुरांस के ही पेड़ इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। तो इस गांव में आकर ना मुझे अपने मायके की याद आ गई भाई। मेरे मायके में भी सेम ऐसा ही बड़ा सा गांव है और साथ ही ना बांज बुरांस के पेड़ हैं जंगलों में। आगे को बढ़ते हुए हम इस जगह पर रुक गए हैं। यहाँ से ठीक नीचे एक खूबसूरत सा बहुत ही बड़ा सा गांव है और इस गांव के चारों ओर देखिए पूरे सीढ़ी नुमा खेत है। कुछ खेतों में गेहूं की फसल पीली पीली पककर तैयार हो गई है और कुछ खेतों से ना लोगों ने गेहूं भी काट दिए हैं। साथ ही इस गांव में ना आलू की खेती भी करी हुई है इन सीढ़ी नुमा खेतों में। और नीचे नीचे तक जहाँ तक नज़र पहुँच रही है ना वहाँ तक सीढ़ी नुमाई खेती है। बाकी यहाँ से ठीक नीचे पर है। यहाँ से नीचे देखिए सीतापुर की पार्किंग भी दिख रही है और झोसी का हेलीपैड भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ झोसी से आपको ना श्री केदारनाथ धाम जाने के लिए हेली सेवा भी आसानी से मिल जाएगी। बाकी यहाँ से देखिए सामने पहाड़ों के नज़ारे क्या गजब के लग रहे हैं। बाकी जिस जगह पर मैं खड़ी हो रखी हूँ ना यहाँ से नीचे देखिए कितना खतरनाक सा जंगल है और खाई भी है भाई। थोड़ा सा भी पैर स्लिप हो गया ना तो नीचे ही पहुँचेगा। थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे इतने में मुझे याद आ गया कि जिस जगह पर मैं वीडियो शूट करने के लिए रुकी थी ना वहाँ पर हमने फ़ोटो भी खींची और मेरा ना वहाँ पर गॉगल छूट गया। तो देवर जी अभी उसे लेने के लिए वापसी उसी जगह पर चले गए हैं और मैं यहाँ पर उतर गई हूँ। यहाँ पहाड़ों में एक और खूबसूरत सा बड़ा सा गांव नज़र आ रहा है। इस गांव के सीढ़ी नुमा खेतों में देखिए गेहूं की फसल पूरी पीली पीली पड़ गई है खेतों में। काफ़ी सुंदर सा गांव है भाई। यहाँ से नीचे की तरफ के खूब सारे और पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। पहुँच चुकी हूँ मझोसी के पास। ठीक सामने पे यह है मझोसी मोहल्ला तुरजुगी नारायण गांव का और मझोसी में ही ना हेलीपैड भी है भाई। तो इस वाली जगह पर राजी हेलीपैड वहाँ पर ना अभी हेलीकॉप्टर लैंड भी हो रखा है। ये देखो जी शायद यात्री बैठ रहे होंगे हेलीकॉप्टर में और थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर वहीं से उड़ान भरेगा। बाकी यहाँ ना रोड के दोनों तरफ खूब सारी यात्रियों की गाड़ी ही आपको देखने को मिलेगी। और सुबह के समय में यहाँ पहाड़ों में माहौल काफ़ी ठंडा रहता है। तो गांव की औरतें देखिए अपने खेतों में ना फसल में गुड़ाई करने के लिए जा रखी है। अब बरसात के सीज़न में हमारे पहाड़ों में मंडवा और झंगोरा बोया जाता है और मंडवे और झंगोरे की फसल में ना निराई गुड़ाई करना भी एक समय पर बहुत ज़रूरी रहता है। अगर निराई गुड़ाई नहीं करेंगे तो फसल अच्छी नहीं होती है, खरपतवार ज़्यादा उगता है और फसल कम होती है। तो इसलिए निराई गुड़ाई यानी कि छटाई का जो काम रहता है वो ज़रूरी हो जाता है। चल अब सोनप्रयाग से लेकर ऋषिकेश तक का सफ़र हमारा होने वाला है 230 किलोमीटर का। वैसे तो ऋषिकेश तक 210 किलोमीटर है लेकिन हमें आगे रायवाला तक जाना है। बाकी अभी हम पहुंच चुके हैं सीतापुर और सीतापुर में भी यात्री लोग लगातार लगे हुए हैं सोनप्रयाग की ओर जाने में और पार्किंग एरिया भी खचाखच भरा हुआ है टूरिस्ट व्हीकल से। और सीतापुर में देखिए टूरिस्ट व्हीकल की कतारें। तो यात्रा के दौरान यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल रहता है भाई, बिल्कुल जाम की स्थिति। देखिए दूर तक लंबा जाम लगा हुआ है भाई। अब ऐसे सीजन में ना 2 व्हीलर से ही ट्रैवल करना काफ़ी अच्छा होता है। 2 व्हीलर कहीं से भी निकल जाती है भाई। अब यात्रा के दौरान सीतापुर की पार्किंग जब फुल हो जाती है ना तो यहाँ पर ना
यात्रियों की और टूरिस्ट व्हीकल जितने भी रहते हैं वो यहाँ दूर सड़कों के दोनों किनारे खड़े रहते हैं। भाई ये देखो, जहाँ देखो यात्रियों के ये गली पार हो रखे हैं। सफ़र में हमने अपना एक और स्टॉप ले लिया है और अभी मैं यहाँ केदारनाथ जाने वाले हाईवे पर रुकी हुई हूँ। केदारनाथ यात्रा पर ना निकलने के लिए पूरा रूट हाईवे वाला है। यहाँ पर ना गाड़ियाँ चलाने में कोई भी दिक्कतें नहीं हो रही है। वैसे तो पहाड़ों में घुमावदार मोटर मार्ग होता है जिसमें बाहर के लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है गाड़ी चलाने में। वो इसलिए कि शहरों में ना बिल्कुल सीधी रोड होती है, वहाँ पे तो शहरों के लोग आसानी से गाड़ी चला लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको मुश्किलें ज़रूर से आती है। तो जब भी आप ऐसी यात्रा पर निकले ना तो गाड़ी पहाड़ों में थोड़ा आराम से चलाएं। जितना आप धीरे चलेंगे उतना सुरक्षित सेफ रहेंगे। बाकी इस खूबसूरत सी जगह से देखिए सामने के पहाड़ों में कितने सारे गांव एक ही साथ एक ही फ्रेम में देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही सुंदर भाई। बाकी सामने पे ये जो बड़ा सा गांव है, इस गांव में भी पूरे सीढ़ीनुमा खेत हैं और सारे खेतों में गेहूं की फसल नजर आ रही है भाई। और आजकल पहाड़ों में गेहूं खेतों में पककर पूरी तरह तैयार हो गए हैं। ये देखिए पीले पीले हो गए हैं खेत। इसका मतलब है गेहूं की फसल अब काटने लायक हो चुकी है। नीचे शहरों में तो 1 महीने पहले ही गेहूं काट कर मंडाई भी कर दी है और लोगों ने घर के अंदर स्टोर करके भी रख दिए हैं। और हमारे पहाड़ों में आजकल मई के महीने में गेहूं की कटाई मंडाई हो रही है। पहाड़ों में मौसम काफी ठंडा रहता है तो यहाँ पर ना सभी तरह की फसलें शहरों के मुताबिक थोड़ा देरी से पककर तैयार होती हैं। अभी रुक गए हैं हम लोग फ्यूल पंप के पास। अब एक बार एक्टिवा में ना फुल फ्यूल करवा लेते हैं। नीचे ऋषिकेश उतरने में अभी हमें काफी समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पेट्रोल पंप से ठीक सामने के पहाड़ों में देखिए कितने सुंदर सुंदर गांव नजर आ रहे हैं। और गांव के नीचे जो ये सीढ़ीनुमा खेत है ना, इनमें मंडवे और झंगोरे की फसल बो रखी है। चलो जी, फ्यूल भी डलवा लिया है, अब निकलते हैं आगे की ओर। 12:09 हो गए हैं। चलो जी, पहुंच चुके हैं यहाँ फौजी ढाबे के पास। तो यहाँ पर ना हम खाना खाने के लिए रुके हुए हैं। देवाली तो अंदर चले गए हैं और भूख भी जोरों से लग गई है। सुबह से नाश्ता भी नहीं करा था। स्वादिष्ट से लंच का आनंद भी ले लिया है। अब बढ़ते हैं भाई अपने सफ़र में आगे की ओर। सोनप्रयाग से लेकर यहाँ रुद्रप्रयाग तक का 120 किलोमीटर का सफ़र हमने स्कूटी से देवर जी के साथ तय किया और अब मैंने संभाली है गाड़ी चलाने की कमांड। तो अब चलते हैं भाई नीचे की ओर। चल बैठ। अपने खूबसूरत से सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं कलियासौड़ में स्थित माँ धारी देवी मंदिर के पास। ठीक नीचे अलकनंदा के मध्य स्थित है माँ धारी देवी का दिव्य एवं भव्य सुंदर सा मंदिर। आप सभी भी यहाँ दूर से मेरे साथ माँ धारी देवी के दर्शन कीजिएगा। जय माँ धारी देवी की हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बाकी यहाँ से नीचे की ओर देखिए अलकनंदा नदी बड़ी ही शांत से होके बह रही है और ऊपर की ओर के ये पहाड़ देखिए कितने सुंदर से लग रहे हैं। दिन के समय में यहाँ कलियासौड़ में मौसम बिल्कुल सुहावना सा है। आसमान में हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं। ठंडी शीतल हवाएं भी महसूस हो रही है। अब जैसे जैसे हम शहरों की ओर नीचे उतरते जा रहे हैं ना, तो गर्मी भी काफी तेज महसूस हो रही है। ऊपर केदार घाटी में तो इतना ठंडा माहौल था कि मैंने तो 3-3, 4-4 स्वेटर डाल रखे थे भाई। और अब यहाँ पर ना 2-4 फोटो शूट कर लेते हैं जब यहाँ तक आए रखे हैं। दोस्तों, मान्यता है कि जब भी आप श्री केदारनाथ धाम में या चारों धामों के दर्शन करने के लिए जाए ना, तो यहाँ धारी देवी मंदिर के पास रुककर ना नीचे मंदिर में जाकर दर्शन जरूर कीजिएगा। ऐसी मान्यता है कि माँ धारी ना चारों धामों की संरक्षक देवी है, तो यहाँ पर दर्शन करने भी जरूरी से होते हैं, तभी आपकी चारों धामों की यात्रा सफल मानी जाती है। इसके चक्कर में कुछ ना
तो यहाँ मंदिर के पास रुककर काफ़ी सारी फ़ोटो भी खिंचवा ली है, वीडियो शूट भी हो गया है। और अभी के समय पर देखिए यहाँ पर यात्रियों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो रखी है और नीचे की ओर से भी खूब सारे यात्री ऊपर केदारनाथ धाम की ओर जा रहे हैं। कोई चारों धामों के दर्शन करने जा रहे होंगे, कोई केदारनाथ के। देखिए अब कंटिन्यू सफ़र करेंगे और धारी देवी से देवप्रयाग तक का। मंदिर से काफी दूर पार्क कर रखी थी। ये मंदिर के साइड ना पार्किंग करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, इसलिए इतनी दूर लगानी पड़ी। दे चाबी। अभी हम इस जगह पर रुक गए हैं और यहाँ से ठीक ऊपर देखिए बरसात के टाइम पे लैंडस्लाइड हुआ होगा और आजकल के दिनों में ना यहाँ पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। यात्रा शुरू होने से पहले या ठंड के दिनों में ना रोड की साफ सफाई मरम्मत का काम तो होता है नहीं, और जब यात्रा शुरू होने लगती है ना तो तब ये काम ऐसा स्टार्ट कर देते हैं और फिर यात्रियों को घंटा इंतजार करना पड़ता है भाई, है ना। और यहाँ सामने लिखा भी हुआ है पत्थर गिरने का भय। दिन के समय में धूप भी काफ़ी तेज हो रही है और गर्मी इतनी ज़्यादा महसूस हो रही है ना कि ऐसे रास्तों में अगर इंतजार करना पड़े तो गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से के साथ जाते हुए चलेंगे भाई, अगर आगे चलेंगे तो पत्थर कर भी जाएगा खोपड़ी। चलो जी, बढ़िया से करके पहुंच चुके हैं संगम नगरी देवप्रयाग में। तो आज यहाँ पर दूसरा दिन है हमारा जब देवप्रयाग में दर्शन हो चुके हैं संगम के। और अभी संगम तट पे देखिए काफी सारे श्रद्धालु स्नान करने गए हुए हैं। ये देखिए बाकी संगम के चारों ओर के नज़ारे भी बेहद ही खूबसूरत से नजर आ रहे हैं दिन के समय पर। और नीचे देखिए अलकनंदा नदी बिल्कुल शांत सी बह रही है और गौमुख से निकलने वाली ये भागीरथी नदी बिल्कुल चंचल होते हुए यहाँ से आगे की ओर बह रही है। और दोनों नदियों का जैसे यहाँ पर संगम होता है तो यहाँ से आगे होता है माँ गंगा का निर्माण। तो भाई अब ये नदी यहाँ से आगे की ओर ऋषिकेश और हरिद्वार की ओर बहती है। और जितने भी यात्री चारों धामों की यात्रा करते हैं ना तो इस पवित्र सी जगह पर रुक कर ना यहाँ के चारों ओर के नज़ारों का आनंद तो लेते ही हैं, साथ ही यहाँ नीचे तट पर जाकर स्नान भी जरूर से करते हैं। अब गंगा नदी के किनारे किनारे अपने सफर में आगे बढ़ते हैं ऋषिकेश की ओर। चलो जी, पहुंच चुके हैं लंबा सफर तय करने के बाद योग नगरी ऋषिकेश। और देवर जी यहाँ ऋषिकेश में ही जॉब करते हैं तो उनका स्टॉप आ चुका है। तो देवर जी के बैग में मेरा कुछ सामान था, चल ठीक जा तू आ। 2-3 दिन की कंटिन्यू यात्रा के बाद फाइनली आज मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर पर। अब मिलिए भाई अयान से। अयांश कैसे हो? अच्छा। कैसा लगा 2-3 दिन मम्मी के बिना? गंदा 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 लगा। हाँ। अयांश पहले दिन बहुत रोया, बोला जिस दिन मैं गई मम्मी की खुद आ रही थी है? और 2 दिन आज खुश रहा है। और आज स्कूल क्यों नहीं गया? प्रोग्राम था। अच्छा, तो आज मदर्स डे था बोला तो अयांश स्कूल भी नहीं गया। बाकी 2-3 दिन से शिवानी की ड्यूटी थी अयांश को देखने की। और कैसा लगा बुआ के साथ? अच्छा लगा है? मम्मी की याद नहीं आई तो? आई। अच्छा, खुश हो? सच बताओ कितने? बहुत ज्यादा। तो दोस्तों अयांश को भी लेके जाती मैं यात्रा पर अपने साथ, लेकिन केदारनाथ में मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता, वहाँ कब बारिश बर्फबारी हो जाए। और यात्रा पैदल काफी लंबी है तो अयांश के साथ काफी दिक्कतें हो जाती है ना। हाँ, नेक्स्ट यात्रा पे चलेंगे, ठीक है साथ में। हाँ, तो दोस्तों आज के लंबे सफर में स्कूटी चलाते चलाते काफी थकान हो गई है और आंखों में तो इतनी ज्यादा धूल बैठ गई है ना रास्ते की कि बहुत दर्द हो रहा है। तो आज की वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।
चैनल वीडियो पर नए तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।